प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। बंगाल पर चर्चा होनी है क्योंकि बंगाल से काफ़ी सारे अपडेट्स लगातार आ रहे हैं और बंगाल को देखते रहना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ हिंदुओं की जो जीत हुई है वह सिर्फ एक चुनाव में मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं है, वह पूरे समाज की जीत है। तो उस समाज को हर दिन देखते रहना आवश्यक है। बड़ी चर्निंग हो रही है, बहुत प्रताड़ित भी रहा है और अब वो समाज ने थोड़े बहुत मैटर अपने हाथ में ले लिए। सबसे पहले आप सबको पता ही होगा अभिषेक बनर्जी पिटाया, मुंह पे अंडा तोड़ा गया, जो भी हुआ। फिर उसके बाद कल्याण बनर्जी भी पिटाया। कहीं और से भी खबरें आ रही हैं कि तृणमूल के एक आदमी ने एक महिला, बुजुर्ग महिला के घर पर कब्जा कर लिया था और उसको पार्टी दफ्तर बना लिया। अब कल जाकर बुजुर्ग महिला ने उस आदमी की पत्नी को थप्पड़ मारा कि मेरा घर खाली करो, हमको दो। ये पेंटअप इमोशन से यही क्रांति है। अब पता नहीं लोगों को ये क्रांति क्यों नहीं समझ में आ रही है, जेनजी की है या किसकी है। हिंदुओं की क्रांति तो हो रही है बंगाल। अभी पता चला है कि अभिषेक बनर्जी को जो लात घूंसे पड़े हैं वो उन्हीं के कोई टीएमसी एमएलए हैं पुराने सोनारपुर के, लवली मोइत्रो। उन्होंने ये प्लान करवाया था और चार छह लोग जो हैं उसमें पाए गए हैं लिप्त। वो एक्स टीएमसी के ही हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वो बहती गंगा में हाथ पांव सब धो रहे थे अभिषेक बनर्जी पर, पुराने क्या कहते हैं अपने दुश्मनी निकाल लेते। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये इस अभिषेक बनर्जी ने स्टेज कराया है ताकि इसको भागने का मौका मिल सके। हम स्वागत करते हैं वैलोक जी का। वैलोक जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। भारत के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। शुरुआत जरा लिस्ट एक बार फिर बोल दूं तो दर्शकों को भी थोड़ा मजा आए, मुझे भी थोड़ा ठंडक मिले। भैया अभिषेक बनर्जी से शुरू करता हूं। जैसे हम लोग सत्यनारायण की पूजा शुरू करते हैं तो लेकर प्रभु का नाम सत्यनारायण की पूजा शुरू करता हूं, तो पिटाई कार्यक्रम जो है वो अभिषेक बनर्जी शुरू करता हूं। 30 मई को पिटाई हुई इनकी सोनारपुर दक्षिण 24 परगना में। ये भाई साहब टीएमसी के महासचिव भी हैं, सांसद भी हैं और ममता बनर्जी इनकी बुआ माँ भी हैं। बुआ माँ जैसा संबोधन मैंने क्यों दिया है वो आगे बताऊंगा। दूसरी पिटाई कल्याण बनर्जी की हुई। ये भी सांसद महोदय हैं और एक नंबर के जोकर हैं। कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, ये पहले स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप के ही थे। इनको ममता बनर्जी ने सांसद बनाया। इनके 2-3 रूप बहुत प्रसिद्ध हैं। जब ये पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की नकल उतार रहे थे और विशधर राहुल विंची इनका वीडियो बना रहे थे, संसद में प्रधानमंत्री मोदी की डेस्क के सामने खड़े होकर ये कित कर रहे थे। संसद में कित कर चुके हैं और वेल में तो कई बार ये बहुत कुछ कर चुके हैं। इनकी पिटाई हुई। हालांकि इनकी पिटाई नहीं थी, स्टेज ड्रामा थी ज्यादा, क्योंकि पुलिस ने भी ये पा लिया कि इनको चोट वोट नहीं लगी है, कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि चोट तो अभिषेक बनर्जी को भी नहीं लगी और इसीलिए मैक्स वालों ने जब उनको भर्ती करने से इनकार कर दिया तो ममता बानो ने मैक्स के सीईओ को भड़काया और उसके बाद वो लोग किसी सरकारी अस्पताल भी गए और फिर वहां से वो भागा। इसके अलावा सांसद सौगत राय की पिटाई हो चुकी है नॉर्थ दमदम में। वो भी सांसद हैं। कार पर उनके अंडे फेंके गए, चोर 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 के नारे लगे। धनंजय गराई उर्फ धन्नू मास्टर जो हैं पार्षद हैं दुबराजपुर भी बीरभूम से, इनके ऊपर घर दिलाने और वसूली का आरोप था। भीड़ ने कपड़े फाड़े, चप्पलों से पीटा इनको। इसके अलावा चंदन भट्टाचार्य है टीएमसी पार्षद के करीबी, सॉल्ट लेक कोलकाता में दुल्कान दिलाने के नाम पर ठगी की थी, इनकी पिटाई हुई। इसके अलावा आप वो मशहूर दृश्य याद ही होगा दर्शकों आपको, जब नाले से होके एक टीएमसी पार्षद भागे। करीबन दर्जनों पार्षदों की पिटाई हो चुकी है। इसलिए ये जो पिटाई कार्यक्रम चल रहा है इसको मैं 2 आयाम देता हूं। एक तो जनता जहां गुस्सा है वो सचमुच पिटाई कर रही है और कर रही है इसको, और सुरक्षा हर एक व्यक्ति को हर एक जगह नहीं दी जा सकती है। आप पूरे भारत में पुलिस बल का अनुपात देखिए, बंगाल में देखिए, और बंगाल में देखिए तो हर एक व्यक्ति, भाई टीएमसी का तो जो छुट भैया था पार्षद, उसके घर के नीचे ताकाना मिल रहा है हमास वाला। तो कितने पैसे किसने कमाए हैं ये तो अभी हिसाब किताब शुरू हुआ है मालिक।
तो किस किस को सुरक्षा देगी सरकार, अगर आप बीजेपी की सरकार को गाली दे रहे हैं तो? टीएमसी का पट्टा यहां लगा के अगर कोई सामान्य एक वार्ड पार्षद क्या होता है संदीप भाई, मेरा वार्ड है उसमें 1200 लोग हैं वोटर्स, मतलब 1200 लोगों का प्रतिनिधि हुआ। मेरी यूनिवर्सिटी थी जेएनयू, उसमें 10,000 लोगों का प्रतिनिधि होता था कोई अगर, तो वार्ड तो 1,000-1,200 लोगों का प्रतिनिधि है, उसका एक पार्षद जाके करोड़ों अरबों कमा रहा है भाई। और ऐसा एक नहीं है, 15 पार्षद पिटा चुके हैं। कोई कहीं किसी के घर पर कब्जा कर ले रहा है, आप ही ने बताया, वो फोटोज वीडियो सब घूम रहे हैं। और अब 3 दिनों बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा, न तो जश्न कम हो रहा है न पिटाई कम हो रही है। इस जड़ पर कोई नहीं जा रहा है। लेकिन मुद्दा क्या बनाना चाह रहे हैं, नैरेटिव क्या बनाना चाह रहे हैं? राफा जैसे पक्षकार, रवीश जैसे पक्षकार के भाजपा सरकार में पिटाई हो रही है। अच्छा चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं। मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 7 अप्रैल 2020, भाई साहब एक नेता होते हैं दिलीप घोष, अभी बहुत चर्चा में है बंगाल के। क्या हुआ था उनको? टीएमसी के लोगों ने बाकायदा उनके ऊपर हमला किया था और प्राण उनके बचे थे। बस 2021 7 अप्रैल वो अपने विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे शीतलकुची कूच बिहार में, और घोष की कार और काफिले पर ईंटों से, बम से, लोहे की रॉड से हमला हुआ। कार की खिड़की टूटी, बाएं हाथ में चोट लगी, कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लेकिन टीएमसी ने जवाब दिया कि भाजपा खुद हिंसा भड़का रही थी, और ये चुनाव के दौरान का था। 10 दिसंबर 2020 को इसी अभिषेक बनर्जी के इलाके में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ। कोलकाता से डायमंड हार्बर केवल वो जा रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। पत्थरबाजी हमला, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, 2 नेता भाजपा के घायल हुए। नड्डा इसलिए बच गए क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये 2 बड़े नाम मैं बता रहा हूं, एक बंगाल भाजपा, एक राष्ट्रीय भाजपा के, भाजपा राष्ट्रीय स्तर के। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। अभी एक अंडा लग जा रहा है तो वो मरने वाला होता है। राहुल विंची कह देते हैं कि आपको मैं हैदराबाद ले चलता हूं, फलाने जी कह देते हैं कि आ जाओ कर्नाटक चलते हैं। संघीय ढांचे को, इस देश के लोकतंत्र को सबसे अगर खतरा है तो वो जो ये इंडी गठबंधन नामक लुटेरे, चोर, चुहार सब जो इकट्ठा हुए हैं, ये सब के सब इस देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि ये लगातार झूठ बोलते हैं। इतनी पिटाई, इतनी धुलाई के बावजूद आप मुझे बताइए भाई साहब, कर्नाटक में चुनाव हुए, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर एक जगह चुनाव, किस जगह की जनता ने इस तरह का रुख दिखाया है? इसका मतलब है आपने इतना नरक मचा रखा था ना सर। ये इसका मतलब है कि जनता को जब मौका मिला तो वो पीट दे रही है। भाई यही तो लेफ्ट का सपना हुआ करता था ना कि जनता क्रांति करे। हाँ तो कर रही है कि संघासन हिल जाए, ताज उछाले जाएंगे और यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, और जो सत्ता के नशीन थे उनका घमंड चूर कर दिया जाएगा। जनता करेगी, जनता स्वयं कर देगी। सड़कों पर जो है नेता पीटे जाएंगे। भाई नेपाल की जो हुआ उसमें तो उसके डायरेक्ट रेफरेंसेस यहाँ भारत में दिए जा रहे थे कि वहां का फाइनेंस मिनिस्टर पिटा, बांग्लादेश के दिए जा रहे थे भाई, जहां पर बांग्लादेश में शेख हसीना के अंडर गारमेंट लेके ये जिहादी मुल्ले ऐसे दिखा रहे थे, उसका उदाहरण दिया जा रहा है। तो सर ये एक्चुअल क्रांति को क्रांति क्यों नहीं कहा जा रहा है? बंगाल की भूमि से क्रांति उठी है तो यह शब्द रिवॉल्यूशन क्यों गायब हो गया है? मुझे तो रिवॉल्यूशन दिख रहा है पर कोई यूज नहीं कर रहा है। क्योंकि इनकी पूरी समझ ही भ्रांति है।
इसलिए ये क्रांति को समझेंगे ही नहीं। इनकी क्रांति है कि 1800 टोल बूथ नाके बना दो, टोल नाके अवैध। इनकी क्रांति है कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशियों को कोलकाता में घुसा दो, बंगाल में घुसा दो। इनकी क्रांति है कि पूरे बंगाल में हर एक स्तंभ पर लड़कियों के नंबर और फोटो दे दो और उनको उपलब्ध करा दो। इनकी क्रांति है कि एक छोटे से छोटा नेता भी अपने घर में नीचे पूरा भूमिगत महल बनवा के ऊपर लगा दे झोपड़ी और नीचे पूरी अय्याशी चलती रही। ये है इनकी क्रांति। इनकी क्रांति ये है कि हम सफेद और नीले बॉर्डर वाली सूती साड़ी और हवाई चप्पल में घूमेंगे, कहने को वेतन तक नहीं लेंगे, लेकिन दिखावे को जो एक झोपड़ा नुमा स्ट्रक्चर ममता बनर्जी ने रखा हुआ है वो वहां नहीं रहती थी, वो बेसिकली अभिषेक के महल में रहती थी। ये इनकी क्रांति है, इसलिए ये असल क्रांति को नहीं, वरना क्रांति तो 2014 को भी हुई है। 26 मई 2014, अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं, जिस दिन इस देश में एक पहली बार संघ के प्रचारक ने कहा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, वो क्रांति है सर। और वही क्रांति अभी चल रही है। क्रांति एक छोटा नमूना देखिए सर जी, छोटा सा नमूना देख लीजिए। ये क्या है कि एक भाई साहब हैं, वह कह रहे हैं कि গ্রাম পঞ্চায়েতের 173 নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা আবাস যোজনার কাটমানির টাকা নিয়েছিল সেই সমস্ত কাটমানির টাকা আগামী कट मनी टका, आप सबने सुना, ये भाई साहब कट मनी का पैसा लौटा रहे हैं। 4 तारीख को कह रहे हैं पंचायत ऑफिस आ जाओ, जिससे जिससे हमने कट मनी लिया है वो 4 तारीख को आकर अपना पैसा वापस ले जाओ। क्यों ले जाओ? कि नहीं वापस करेंगे तो जनता घर में घुस के लेगी, तो इससे बेहतर है कह रहे अच्छा आदमी है, भला आदमी है, चलो दे तो रहा है, ले लो, इसको कुछ करना नहीं, कहना नहीं। ये क्रांति नहीं है तो क्या है? अच्छा, एक इसमें छोटा सा सवाल और है वल्लभ भाई, थोड़ा फैक्ट पे भी बात कर लेते हैं। जो कि अभिषेक बनर्जी पर केसेस हैं और ममता बनर्जी जिस प्रकार से अस्पताल में उनको बचाने के लिए पहुंची, वहां हल्ला दंगा करने लगे। अस्पताल में हुआ कुछ नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि भाई कुछ नहीं हुआ है, घर ले जाओ। तो वहां ये लेटना चाह रहे थे, पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे थे। भाई चोट दिखानी है लेकिन बर्दाश्त भी नहीं करनी। खैर, तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के प्रोटेक्शन में आई हैं, कभी कभी किसी हिंदू के प्रोटेक्शन में तो नहीं गई, किसी जनता के प्रोटेक्शन में तो नहीं गई। ये क्या है? ये क्या वंशवाद का मोह है या ये भ्रष्टाचार, वंशवाद और मुस्लिम वोट बैंक, ये अंततः तीनों एक साथ इकट्ठा कैसे हो जाते हैं? मतलब ममता बनर्जी जैसी सो कॉल्ड फाइटर, तो लोग जो बोलते हैं, वो लोग क्यों फाइटर बोलते हैं मैं समझ में नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो हिंदुओं से ही लड़ाई लड़ रही थी, बहुत बड़ी फाइटर थी तो लेकिन लड़ हिंदुओं से रही थी। तो ये जो एंटी हिंदू मानसिकता है, भ्रष्टाचार उसमें चरम पर है जैसा आपने बताया, और फिर अंत में वो आके गिरता है वंशवाद में। ये क्या है? तृणमूल बिखर गई, ध्वस्त हो गई, लेकिन अभिषेक का मोह नहीं जा रहा है। ये कौन सा व्यवहार है वल्लभ भाई? आप चोर हैं, ठीक है? अरे नहीं सर, अरे मैं बता रहा हूं, आप चोर हैं जी जी, और आपने खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक? आप किसको देंगे भाई? आप खुद ही चोर हैं ना, तो आप अपने किसी साथी को नहीं बनाएंगे उत्तराधिकारी, क्योंकि वो तो महाचोर है और आपके सारे दरवाजे जानता है। तो आपके मन में ये भी डर है कि ये दूसरा न ले जाए। लालू यादव जब जेल पहली बार गया था तो एकदम तय था, लगभग तय था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जगह लेगा उसकी। अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी ओब्लिवन में है, लेकिन उस समय दूसरे नंबर का नेता हुआ करता था, और MY समीकरण आपको पता ही है। और हम लोग तो खैर बुतरू टाइप के थे, किशोरावस्था में थे, लेकिन जो भी लोग थे लगभग तय मान के चल रहे थे कि अब्दुल बारी बनेगा, या हुकुमदेव या कोई यादव हुकुमदेव नारायण टाइप का बन जाए, इसी टाइप की बात चल रही थी। अचानक से
घोषणा हुई कि भाई अंगूठा छाप राबड़ी जी हमारी राजमाता बन गई, सारे बिहारियों पर थोप दिया, और 7 साल वो महिला निरक्षर, और जिसकी बोली ऐसी थी जिसने राज्यपाल से लेके किसी को नहीं बख्शा, जिसने राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को लंगड़ा और क्या क्या कहा था कि दूसरी टांग भी तोड़ देंगे, ललन सिंह को क्या मतलब इतनी अभद्र भाषा में क्या कहा था ललन सिंह और नीतीश कुमार को, खैर छोड़िए, तो वो गई। अभी जब शीश महल कांड हुआ, दारू वाला कांड हुआ, तो केजरीवाल को क्यों इतना टाइम लगा? 1 महीना तो उसने समय लिया कि भाई 1 महीना 1.5 महीना तो उसने इस्तीफा ही नहीं दिया। फिर देखे किसको बनाया, जब उसको अपनी पत्नी से भी काबिल कोई चापलूस मिल गई थी तो उसने मारलेना को बना दिया। या हो सकता है कि पत्नी से भी उसको डर हो कि भाई पत्नी भी भाग जाएगी। कहने का मतलब ये कि अमूमन चुटेरे जो होते हैं वो अपना उत्तराधिकारी अपने खून में से जा रही थी, पत्नी को मीटिंग्स में लेकर जा रहा था आम आदमी पार्टी के, वो जो मीटिंग्स में बैठती थी वो, लेकिन आम आदमी पार्टी से ही ऐसा विरोध आया कि करना तो चाहता ही था, और उसका कद लालू के बराबर का नहीं था, क्योंकि विरोध लालू का भी हुआ था भयंकर वाला, और अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेतृत्व में ही विद्रोह हुआ था। ऐसा भी लगा कि आरजेडी टूट जाएगी, लेकिन लालू का कद उतना बड़ा था इसलिए पार्टी नहीं टूटी उसकी, और वो पार्टी वैसे ही चलती रही। उसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को आप देख लीजिए कैसी भगदड़ और कैसा ये बना हुआ है, लेकिन अभी भी टीएमसी अगर बचेगी तो ममता बानो के इर्द गिर्द है, राइट? अगर बचेगी तो वो अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएगी भाई? जिसकी वो माँ बुआ है वही ना, उसी को बनाएगी, और तो किसी को बना नहीं सकती है। तो मतलब और किसी पार्टी से भी मोह नहीं है, अपनी पार्टी ध्वस्त हो जाए, लोग भाग जाएं, टूट जाएं, लेकिन अभिषेक बना रहना चाहिए, तो पार्टी भी जाए भाड़ में। वो जो पार्टी से किसको मोह होता है सर? पार्टी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मोह हो सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी को मोह हो सकता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हो सकता है। लालू प्रसाद को क्यों पार्टी से मोह होगा? नीतीश कुमार को क्यों होगा पार्टी से मोह? जयललिता को पार्टी से क्यों मोह होगा साहब? आप मतलब मरे में से इसमें से टोटी चोर को कहीं भी अपनी पार्टी से मोह आपको दिखता है? या राहुल विंची को भाई प्लेटर में दिया गया है सजा के, आप राजकुमार हैं, भोग कीजिए। आप केवल भोग के लिए बने हैं, जोड़ने के लिए नहीं बने हैं। वो सब चिंता लहरू से लेके सोनिया माइनो तक कर चुकी है, इतना भर चुकी है खदान में कि विंची को क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ, एओ ह्यूम रहता तो उसको कांग्रेस की दुर्दशा पर जरूर दुख होता कि भाई मैंने पार्टी बनाई और अंग्रेजों के कार्य कर रही है सर, ऐसा नहीं है, उन्हीं के काम करने का नहीं, फूट फूट का, और पूरे भारत पर जो शासन नहीं कर पा रही है उसका दुख होता है। लेकिन वो भी एओ ह्यूम को होगा, वो राहुल विंची को नहीं होगा। वो दुख भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होगा, क्योंकि वो धूप में तपे, एक एक जगह गए। वो हेडगेवार को होगा, वो मदन मोहन मालवीय को होगा। मालवीय जी अपनी एक ईंट भी, आज सोचिए जो बीएचयू आप वैसा देख रहे हैं, हर एक समय तो वैसा नहीं था। एक ईंट अगर उनकी कोई इधर से उधर कर देता था तो मालवीय जी पागलों की तरह करते थे, जबकि वो लाखों की संपत्ति लुटा चुके थे। लेकिन एक ईंट पर वो गुस्साते थे, क्यों? क्योंकि उसमें रक्त, स्वेद, मन, धन और तन सब लगा हुआ था। ये पांचों चीजें लगी हुई थी, इसलिए बीएचयू उनका बेटा था जी। तो अभिषेक भी बेटा है, इसीलिए ममता वही है जी। एक इसमें आखिरी सवाल सर, अब क्या होना है? ये लोग तो पिटाई खा के इस तरीके से नौटंकी करके अपने आप को बचाने का या नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और मीडिया की बेशर्मी ये कि 2021 से या उससे पहले से हिंदुओं की हत्याएं और लूट और रेप और
ये कट मनी और तृणमूल को तो अभी कोई कुछ कह ही नहीं रहा कि तृणमूल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे फंक्शन कर रहा था। अब आप कैसे देखते देखिए हैं कि ये लोगों के देखिए साथ जनता को न्याय मीडिया कैसे आज दिखेगा सर? मीडिया आज से नहीं सर, वर्षों पुराना यही चाल चरित्र और चिंतन है मीडिया का, इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं दुखी होता रहता हूं कि मेरा भी पेशा यही है, लेकिन मीडिया हमेशा से यही करती आ रही है। उसका एक अलग से वीडियो कीजिए तो उस पर चर्चा हो, क्योंकि जो मिशनरियों ने किया, उन्होंने पहला प्रेस उन्होंने लगाया, पहला ये छपाई का कारखाना उन्होंने लगाया, किताबें छापी, बाइबल छापा, वो पूरा कूड़ा उन्होंने जैसा दिया वैसा हम लोगों ने लिया। अब उसी को अपने मुंह से मौखिक बवासीर फैला रहे हैं, मुंह से हग रहे हैं। बस मीडिया भारत में यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि अब क्या होगा, तो थोड़ा सा हंसते हुए, पहले तो आपने घबराना नहीं है, टीएमसी वालों आपने घबराना नहीं है, क्योंकि महाकालजयी वाक्य के प्रणेता भी अभी लाहौर या रावलपिंडी किस जेल में सड़ रहे हैं पता नहीं, लेकिन खैर आपने घबराना नहीं है। और हम लोगों को तो संदीप भाई मौज लेनी है। क्रांति के जो सूत्र रोपे गए थे, जो बीज वपन हुआ था 2014 में, 2026 में बंगाल ने फिर उसकी बागडोर संभाल ली है। और देखिएगा बंगाल से जो लहरें फूटी है ना, वो अब रुकेंगे। अब हर एक जगह की जनता सवाल पूछेगी। जनता क्या कर रही है, सवाल ही तो पूछ रही है ना भाई। आप जनता को गाली दे रहे हैं, आप लोगों ने नहीं पूछा। ये मीडिया वहां कहां थी? आज आप देखिए बंगाल बंगाल हुआ पड़ा है, जैसे अचानक से पिछले 2 महीने से बंगाल मेन स्ट्रीम में आ गया है। क्यों? अब आपको बंगाल की हर एक खबर जाननी है। क्यों? क्योंकि वहां भाजपा में है। अब आपको एक एक व्यक्ति का दर्द दिख जाएगा, एक मुसलमान के आंसू दिख जाएंगे, हमारा फलानवा कर दिया। और क्यों बांग्लादेशी भाग रहे हैं? वीडियो पर है ना। हम लोग भी कहते थे, मैं तो कम से कम कहता था, मैं अपनी बात जानता हूं, मैं तो कहता था कि भाजपा वालों से कुछ नहीं होगा, फिर वही हो जाएगा, भाग जाएंगे, ये कर देंगे। क्यों दूसरे राज्यों को डर लग रहा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या हम में आएगी? क्यों बांग्लादेश चुनाव में इतना इन्वॉल्व था? और क्यों बांग्लादेश अभी भी बयान दे रहा है? कल ही परसों उसके वित्त मंत्री का बयान आया है कि 1.5 करोड़ हमारे लोग रहते हैं भारत में, अगर उनमें से 30-40 लाख को भी अगर ठेल दिया भारत ने तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। क्यों दिया ये बयान? साहब, अंतिम वाक्य, ध्येय वाक्य यही है, हमने आपने मौज करनी है। टीएमसी वालों आपने घबराना नहीं है, और जनता जी जो कर रहे हैं आप वही करते रहिए, लगे रहिए। हाँ, थोड़ा ढंग से किया कीजिए महाराज, एक आध अंडा वंडा से बहुत मजा नहीं आता। हाँ, कल्याण बनर्जी के साथ तो कुछ देखिए, नहीं, वो तो स्टेज्ड है, वो तो स्टेज्ड है। कल्याण बनर्जी तो खुद निकाला और खुद दिया। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कुछ लोगों की लाशों के बिना नहीं स्थापित हुआ है, और कहीं भी धर्म स्थापना होगी तो अधर्मी राज्य पर सिर्फ नियम कानून से नहीं होता है काम, न्यायपालिका के माध्यम से बिल्कुल नहीं होता है। तो कुछ त्वरित न्याय की आवश्यकता है। न्यायपालिका है कहाँ सर? हाँ, वही कह रहा हूँ कि आज, अरे सर, चले आज हमारा सुप्रीम कोर्ट सर 80% लोग चले गए 1.5 महीना की छुट्टी पे। खैर वो एक अलग कहानी। तो कुछ त्वरित न्याय की आवश्यकता है बंगाल को। अभी अभी गाजियाबाद में त्वरित न्याय तो क्या ही कहें, अब क्या ही मिला है, वो एक बस दिल को सुकून के लिए चीजें हो गई हैं। न्याय तो कुछ और ही होगा जब हिंदू समाज से ये लोग डरेंगे, कोई भी हो, अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, या असद हो, या उसके बाप नवाब हो, कोई भी हो, जब हिंदू समाज से डरेंगे तब जाकर असल न्याय की स्थापना होगी। तो कुछ त्वरित न्याय की आवश्यकता है। अभिषेक बनर्जी एक इंसान नहीं, एक सिम्टम है हमारे समाज का। गंदगी को, बहुत सारी गंदगियों को एक साथ आकर वहां पर अभिषेक बनर्जी को बनाने में योगदान है। बहुत सारी जो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं,
मुसलमान वोट बैंक का समर्थन लेना, सेकुलरिज्म, भ्रष्टाचार को आत्मसात कर लेना, कल का लौंडा खड़ा होके धमकियां दे रहा है, मरवा रहा है लोगों को सब, और उसके बाद मीडिया उसको गोदी में लेके घूम रही है। बहुत सारा घटिया चरित्र का एक रूपक है, एक मेटाफर है और एक जीता जागता सबूत है अभिषेक बनर्जी। इसका ध्वस्त होना आवश्यक है। कुछ त्वरित न्याय हो, अंडा वंडा से काम नहीं चलेगा, बाकी देखा जाए। तो इसी के साथ, इसी इच्छा आकांक्षा के साथ आज हम वैलोक जी को विदा देते हैं। वैलोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें काफ़ी अच्छे से समझाया, बताया, पूरी लिस्ट बताई, दर्शकों को अपडेट भी दिया। दर्शकों आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और वैलोक वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।